तो बच्चों आज हम लोगों के लेक्चर का 5वां दिन है। हम लोगों के लेक्चर का 5वां दिन है। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए और जब आपको क्वेश्चन पूछने के लिए कहा जाएगा तो माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए, उसके तत्काल बाद माइक्रोफोन बंद कर लिया करिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। कॉपी पेन सब लाए होंगे, जो जरूरी होगा वो आप नोट कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले अपने जो आज के हमारे इमिनेंट स्पीकर हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल प्रोफेसर आशीष जोशी सर, माय डियर कोलीग डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्र जी, and dear students, it's our proud privilege to introduce today's eminent speaker, Dr. Sandeep Arya ji. Dr. Sandeep Arya ji is ex-head Institute of Environment and Development Studies, Bundelkhand University, Jhansi. Dr. Arya did his PhD from Bundelkhand University in the year of 2010. He is graduated from Kurukshetra University, Haryana in 1997 and MSc from Guru Jambeswar University, Hisar, Haryana in 1999. He is MTech also in Environmental Science and Engineering from Guru Jambeswar University, Hisar, Haryana in 2001. He is NET qualified and also completed diploma in French language and industrial safety management. Moreover, he is life member of about 10 academic societies with a research experience of more than 21 years and teaching experience of more than 17 years. He has published about 50 research papers, review articles, and book chapters, and also published 3 books. Besides, he has some more feathers in his cap as fellowship award, including Fellowship of Jesha New Delhi, Fellowship of ABRF Prayagraj, Fellowship of FLSC Satna, Fellowship of Zoological Society of India. He has successfully organized several conferences, seminars, webinars, and delivered a number of invited lectures at different occasions. Welcome, sir. Today is the 5th day of online zoology series, lecture series. Welcome from Department of Zoology, Government PG College, Saidabad, प्रयागराज। तो सर आपका एक बार हम स्वागत करते हैं पुनः और आपसे अनुरोध करते हैं कि चूंकि हमारे बच्चे अत्यंत ग्रामीण प्रवेश से हैं तो इनसे जो आपका इंटरेक्शन हो, अगर वो हिंदी भाषा में होगा या ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का इस्तेमाल आप करेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छा लगेगा। और जैसे 4 दिन का लेक्चर रहा बच्चों, उससे भी आज और अच्छा लेक्चर आपके सामने सर प्रस्तुत करेंगे। सर के बारे में इतना बता दें कि सर हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और इन्वायरमेंट के क्षेत्र में इनके जो कार्य हैं वो यूनिक है। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि सर ने अपना कीमती समय हम लोगों के लिए निकाला। तो सर आपका इस सीरीज में स्वागत है। अब आप अपना लेक्चर आरंभ कर सकते हैं। डॉक्टर संदीप आर्य जी। सर माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सर माइक्रोफोन। सर आई एम ऑडिबल? आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर वर्मा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली प्रोफेसर आशीष जोशी सर, प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, डॉक्टर वर्मा साहब जो अभी हमारे मित्र हैं, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, डॉक्टर बीके मिश्रा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिबाबाद, प्रयागराज,
सो ये बड़ा मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सर ने मुझे इनवाइट किया इस लेक्चर के लिए। और जैसा कि सर ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपनी जो वार्ता है वो हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश करूं। थोड़ा मुझे कष्ट तो होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में भी इसको आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत बीच में ड्यूल लैंग्वेज की अनुमति डॉक्टर साहब आपसे मैं चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल सर, मिक्स लैंग्वेज चलेगा सर। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब शेयर कर सकता हूं मैं अपनी स्लाइड्स? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। चिते चिते सर इसमें शेयर का ऑप्शन थोड़ा बताएं कहां से है? शेयर देखिए इधर सर, प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है राइट साइड में। अच्छा ओके सर, ओके। विंडो पे जाएंगे सर? अब देखिए सर, देखिए या इंटायर शेयर कैसे करेंगे? प्रेजेंट नाउ, हाँ ये प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करिए सर। प्रेजेंट नाउ पे एंटायर स्क्रीन पे आ गया हूं सर मैं। हाँ तो ठीक है, आप प्रेजेंट करिए सर। ओके, प्रेजेंट नाउ में अभी एक सर यूर एंटायर स्क्रीन है, ए विंडो है, ए टैब है, तो मुझे किस में जाना है सर? जो आपको जो प्रेजेंट करना है उसको दबा दीजिए, चाहे जिस पे सर, जिसमें आपको प्रेजेंट करना हो उसको आप क्लिक करिए। अच्छा, तो ये कंप्यूटर यूर एंटायर स्क्रीन आ रहा है, तो इसमें हाँ, इसमें चला जाऊं सर मैं? हाँ, उसको क्लिक करके फिर शेयर दबा दीजिए। ओके सर, ओके। सही तो आ रहा है। सर ये हाँ स्क्रीन सर, दिखाई दे रही है सर? हाँ सही सही सही। आप क्लिक करिए लेक्चर पे सर। जी सर। सर स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, आज का जो टॉपिक है, वी विल टॉक ऑन द प्रेजेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कि आज के परिवेश में जो बायोडाइवर्सिटी का क्या सिनेरियो है, और हम जीव जंतुओं का कंजर्वेशन जो है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हम कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक जो है जो मैं इसमें कवर करूंगा, दैट आई विल टेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इको टूरिज्म, ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। सो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो वाइल्ड लाइफ जो वर्ड है वो बायोडाइवर्सिटी से ही निकला हुआ है। तो हम अगर बायोडाइवर्सिटी के परिवेश में, इफ यू टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, तो एवरीबॉडी यू शुड बी नो अबाउट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का आखिर में मतलब क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी, दिस इज अ कंप्लीट वर्ड which can made of the two words, that is number one bio and second is diversity. तो bio का मतलब क्या है? Bio means life, और diversity का मतलब क्या है? Variety. So variety of the life means variety of the different organism present on this earth
इन वेरियस काइंड ऑफ द हैबिटेट्स, कि इस दुनिया के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, जिसमें हमारे पौधे भी हैं, हमारे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, मैराइन स्पीसीज है, ये डिफरेंट टाइप की वैरायटी जो है इससे मिलकर के एक लाइफ बनी है। तो इस सभी के परिवेश में हम जिसको क्या बोलेंगे, वी विल कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी का और वाइल्ड लाइफ का आपस में संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड एज वेल एज वाइल्ड लाइफ? सो यू कैन understand the concept of the wildlife if you know the exact meaning of the biodiversity. So what is biodiversity? Biodiversity meaning it is a species, a content of the flora, and fauna means animals, microorganisms of the region in which they occur. तो मतलब क्या हुआ इनका कि पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर कितनी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या प्लांट्स मिलते हैं, कितनी टाइप की स्पीसीज, एनिमल्स की स्पीसीज है, कितने प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस रीजन में मिलते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी है। जबकि बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है? वाइल्ड लाइफ इट फोकसेस ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज, स्पेशली ऑफ द एनिमल्स। कि वाइल्ड लाइफ केवल इसमें एनिमल स्पीशीज की बात करती है, कि फोना की हम बात करते हैं। फ्लोरा एंड फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, और फोना बोलते हैं स्पीशीज ऑफ द एनिमल्स को। तो वाइल्ड लाइफ इट टॉक्स अबाउट द स्पीशीज और फोना ऑफ स्पेशली ऑफ द एनिमल्स। अब वाइल्ड लाइफ के थ्रेट्स क्या है, मतलब वाइल्ड लाइफ को क्या हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस वाइल्ड लाइफ के बारे में? देखिए, हंटिंग पहले जमाने में हम लोग बहुत खास करके राजा महाराजा के टाइम में हम लोग हंटिंग करते थे, ठीक है। तो हंटिंग फॉर द रिक्रिएशन, फूड के लिए भी हम लोग जाते थे, मांस के लिए, सेफ्टी फॉर द हायर वैल्यू आर्टिकल्स, स्किल्स के लिए बहुत टाइप के जो जैकेट्स है, ऐसे बहुत से आर्टिकल्स बनते हैं जिससे फ्लैश का इस्तेमाल होता है, फर के लिए इस्तेमाल होता है, वुड के लिए, आइवरी और मस्क। तो बहुत टाइप की यूजेस है जो वाइल्ड लाइफ से हमें मिलते हैं। और एक बात आती है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब हैबिटेट का मतलब क्या है? जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मीन्स घर, हैबिटेट मीन्स हाउस, हैबिटेट मीन्स प्लेस वेयरएवर ऑर्गेनिजम्स लिव। तो हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग अपने घरों में रहते हैं। एनिमल्स जो स्नेक कहा रहता है, स्नेक का घर क्या है? वाटर है, या उसकी स्नेक का घर बिल में रहता है। या बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका घर क्या होता है? रिवर के अंदर एक रिवर इकोसिस्टम होता है, रिवर में बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, वहां पे ज़ूप्लैंक्टन्स भी है, डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, और एक अलग टाइप की मैराइन लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसी टाइप से तो हैबिटेट का मतलब क्या हुआ? मींस घर। सपोज अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ का घर क्या है? व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ? द हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज फॉरेस्ट, जंगल जिसको हम कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोग मींस इंसानों ने, मानव ने, तो मानव ने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए सभी जंगलों को, सभी फॉरेस्ट को बर्बाद कर दिया। किस लिए? डिफोरेस्टेशन करके, लकड़ी को काट के। कि क्यों काटते हैं? भाई घर बनाने के लिए, या जितनी भी आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन होती हैं, गांव से जो शहर की तरफ पलायन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, इनकम के लिए। तो बहुत सी जो एग्रीकल्चर लैंड है, that is going to be converted into the non-agricultural land or unfertilized land. हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि जो बंजर भूमि है, या जहां पर इस टाइप की लैंड है जहां पे प्लांट्स की स्पीशीज हो नहीं सकती है, उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्यों नहीं यूज करते? तो ज्यादातर हमने क्या देखा है, हमारी वो सिंचाई
से रिलेटेड जो भूमि है, सिंचित क्षेत्र भूमि का, वो हमारा बर्बाद हो रहा है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमने कैसे कर दिया? डिफोरेस्टेशन के लिए। क्यों किया हमने हैबिटेट डिस्ट्रक्शन? क्योंकि हमने डैम्स का कंस्ट्रक्ट किया। और डैम किस लिए जरूरी थे? कि बहुत मात्रा में पॉपुलेशन के लिए वाटर रिक्वायरमेंट जरूरी थी, ड्रिंकिंग के लिए जरूरी था, इरिगेशन के लिए जरूरी था पानी। हमने रिजर्वायर बनाए, हमने रोड को कंस्ट्रक्ट किया, हमने अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन मीन शहरों की बसावट, और इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। अब इसमें ये बात उभर कर आती है, क्योंकि ये देखिए जरूरी भी है इकोनॉमी के लिए, लेकिन जरूरी होते हुए एक वहां से वर्ड निकला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने उस चीजों को, इन्वायरमेंट को ध्यान में ना रखते हुए, विदाउट केयरिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, व्हाट वी हैव डन ऑल द हैबिटेट। और आजकल अगर आज के परिवेश की अगर हम बात करते हैं, कोरोना वायरस की अगर हमने बात की, दैट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब जंगल की अगर हम बात करें, देखिए अमेजन फॉरेस्ट है दैट इज प्रेजेंट इन द ब्राजील, और लगभग वो इतने घने जंगल हैं, इतने घने फॉरेस्ट हैं, दे आर प्रोवाइडिंग द 40% ऑफ द ऑक्सीजन टू ऑल ओवर द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। और उस जंगलों में उसमें आग लगी थी लास्ट ईयर, और अभी भी उसमें इतना वो काबू नहीं पाया जा सका है। और प्रेसिडेंट ऑफ दैट ब्राजील हैज रिक्वेस्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज head bodies that please help me to how we can over control this forest fire। तो बहुत से ऐसे जंगल है हमारे कंट्री में भी, बहुत से दूसरे कंट्रीज में भी, जहां पे इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, एक तो आपने ये देखा कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या इस रिजर्वायर की बनाने से, और बहुत से हमारी लापरवाही से भी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होने से नुकसान क्या क्या होते हैं, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने योग्य, क्योंकि बहुत सी लाइफ जो है दैट एग्जिस्ट इन द फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट क्या है? अ फॉरेस्ट इज ए लार्ज कॉम्बिनेशन जहां पे हर्ब्स भी है, shrubs भी है, we have a lot of trees, we have a lot of wildlife, insect is there, or various kind of the food chains is there, and different kinds of the food chains constitutes a food web। और वहां से ग्रास इकोसिस्टम भी बनता है, वहां पे रिवराइन इकोसिस्टम भी बनता है। एक अलग सी लाइफ जो है उस जंगल में, वो हम बात करते हैं। आपने वो सीरियल देखा होगा मोगली, हैव यू? मेरे ख्याल में पहले बच्चों ने वो देखा होगा। तो वो that is a life of a, you can say, interaction of the human body with the interaction of the other kind of the organism living inside the forest। कैसे उनकी इंटरेक्शन है, और वहां पे इकोलॉजी का बड़ा खूबसूरत सा एक एग्जांपल मिल रहा है हमें कि वहां पे पॉजिटिव इंटरेक्शन है, नेगेटिव इंटरेक्शन है, और किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का एक सबसे जो बड़ा डिजास्टर जो एक एग्जांपल है, दैट इज ए कोरोना वायरस। कोरोना वायरस एक्चुअली क्या था कि व्हाट द मैन हैज डन, कि वो जो वायरस जो है, वो कहीं ना कहीं वायरस का हैबिटेट कहां था? वो वायरस का हैबिटेट था बैट्स। और वो बैट्स का इंसानों ने क्या किया? द पीपल ऑफ द चाइना they try to take the soup of this bats, और उसको मार करके बैट्स को उनका सूप पीना स्टार्ट किया, उनको उबाल करके, एंड अल्टीमेटली वो जो वायरसेस है, वायरस उनका हैबिटेट तो वहां तो खत्म हो गया। अब उन्होंने अपना अलग से एक जो हैबिटेट को चुना, अपनी प्लेस को चुना। तो वो वायरस जो है, उन्होंने किसकी तरफ रुख किया? उसने इंसान की तरफ रुख किया। एज ए रिजल्ट हमने देखा कि ये चेंज जो है वो ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग और इंटरेक्शंस होते होते दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग ऑल काइंड ऑफ द कंट्रीज। और पेंडेमिक किसको बोलेंगे? कि वो डिजीज जो बहुत से देशों में होती हुई, अलग अलग टाइप के देशों में अलग अलग टाइप के लोगों से होती हुई जो स्प्रेड हो जाती है, पेंडेमिक डिजीज। सो we have a live example of this coronavirus। Now last अपनी एक और बात आती है कि overgrazing of the domestic animals। हम बहुत सी जंगल की भूमियां या बहुत से ग्रेजिंग जो लैंड है,
हम डोमेस्टिक एनिमल ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग अपने जैसे चरवाहे होते हैं, वो अपनी गायों को, अपने एनिमल्स को, अपनी स्पीसीज को चराने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका फूड जो है घास है। तो वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है? प्रकृति ने एक बहुत ही खूबसूरत, उसके पास अपनी एक कैपेसिटी है, वो अपने आप जो है रिवाइव जो है वो करती रहती है। लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी कि प्रकृति वो कब तक रिवाइव करेंगे? ह्यूमन बीइंग्स ने इतनी ग्रीडीनेस के थ्रू अपना वो जो जाल फैलाया है, अपनी ग्रीडीनेस के थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट किया, डिफोरेस्टेशन किए, और इस टाइप की पोल्यूशन होते हुए इस टाइप की एक्टिविटीज की कि उनको प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें बहुत सा वक्त निकल गया, और शायद आने वाले वक्त में इसको हमें सोचना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की जो फॉनल डाइवर्सिटी है वो कितनी है? लगभग 102,161 स्पीसीज ग्लोबल फोना का, यानी कि 6.5% जो है स्पीसीज जो है इंडिया रिप्रेजेंट करता है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज क्या है? दीज आर द इनवर्टिब्रेट्स। what the number of these species are 91,800 species, followed by 6,816 vertebrates, and following the 3,545 species of single card protozoans. बहुत से 1.7 मिलियन स्पीसीज जो है अभी तक रिपोर्टेड हुई है, जो एग्जिस्टिंग है, जो थ्रेट्स होने वाली हैं। अभी जो थ्रेट्स की बात नहीं है, जो हम अभी बात करते हैं जैसे मैमल्स है, दैट इज 5 और 9 स्पीसीज, बर्ड जो है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीसीज भी हैं जिनको अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है, उनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। So a lot of species are present in all over the world, whether we can talk about these mammals or birds or reptiles which cannot be recognized. So taxonomists जो है आइडेंटिफिकेशंस करने के लिए रिसर्चर्स जो है वो लगे हुए हैं। और प्लांट बायोडाइवर्सिटी की बात करें अगर हम सिलेक्टेड कंट्रीज में, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी है, 5,000। कोलंबिया उसके बाद आता है, देन इंडिया, चाइना, वेनेजुएला, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मेक्सिको, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एज वेल एज जापान। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज, इसको क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया है क्या? सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोटेक्टेड एरियाज, देखिए इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज क्या है ये बात थोड़ा सा समझने की जरूरत है। रिसोर्सेज जो है, जो प्रकृति ने हमें दिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑल द हिल वाटर रिसोर्सेज, दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। सन इज नेचुरल रिसोर्सेज, सूर्य जो है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया की स्ट्रेटजीज करना बहुत जरूरी है। और अगर प्रोटेक्टेड एरिया को हमने एक लाइन में अगर हम बात करें, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन जो निकल कर आई थी, एक 4th वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी 1992 में, फरवरी के माह में, और ये एक शहर का नाम है काराकस, दैट इज प्लेस्ड इन वेनेजुएला। वहां पर इनको ये बोला गया था कि जो भी नेशनल पार्क्स हैं ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज है। और आगे आने वाले में मैं और बताऊंगा, वाइल्ड लाइफ है, इसको भी प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में हम रखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनको भी हम प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया हम किसको कहेंगे? सो दिस प्रोटेक्टेड एरिया is defined as any kind of the area of land or sea specially dedicated to the protection as well as maintenance of the
biological diversity and of natural and associated cultural resources. अब ध्यान देने की ये बात है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसने 1994 में प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन दी थी। और हिंदी में अगर हम इससे बात करें कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा एरिया या लैंड या अगर सी के अंदर टापू पे भी है या सी के अंदर भी कोई ऐसी प्लेस है जो खासकर के लिए ये देखा गया है कि वहां पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है भाई? different kinds की variety of the plants is there, variety of the animals are there, variety of the microorganisms are there। तो ऐसे प्रकार की जो लैंड है या ऐसे प्रकार के टापू हैं या ऐसे प्रकार की स्पेसिफिक प्लेस है और जो जुड़ी हुई है, जिनका बड़ा जबरदस्त एक रिलेशन है इसके साथ, उनके कल्चरल रिसोर्सेज के साथ। जैसे हम लोग बात करते हैं, अब कल्चरल रिसोर्सेज क्या है? हम लोग एज ए हिंदू माइथोलॉजी हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। हम लोग तुलसी जो है दैट इज ए हर्बल प्लांट, तुलसी को हम बहुत मानते हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। और कल्चर, जब बात कल्चर की आती है तो हम उसको, प्लांट्स को या एनिमल्स को हम एक रिस्पेक्ट की नजर से हम उसको देखते हैं। जैसे अगर हम काऊ की बात करें तो हम बोलते हैं कि गौ हमारी माता है, तो उसको क्या करेंगे? हम लोग बड़े रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। अगर हम रास्ते में होता है तो उसको कुछ खाने के लिए देते हैं या उसके लिए कुछ ग्रासेस वगैरह का इंतजाम करते हैं। अगर पाला है तो उसमें उसको कुछ ओढ़ने के लिए ऐसे इंतजाम, गौशाला लोगों ने बनाई हुई है। बहुत से धर्म दृष्टि में ये बात करते हैं। तो बहुत से एनिमल्स है जिनका रिलेशन जो है कल्चरल से रिलेट करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड ऑफ द यू कैन से रिलीजियंस। तो जब कल्चरल रिसोर्सेज के साथ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज की बात जो है समझ में आती है, उनका एक रिलेशन जुड़ जाता है, तो फिर प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस एक किस्म से हमारे जहन के अंदर अपने आप आता है कि हमने इस प्रकार के प्राणी की या इस प्रकार की जो वास्तविक जो नेचुरल जो है जो प्लांट है, इसकी हमने रक्षा करनी है, इसकी हमने प्रोटेक्शन करनी है। तो इस प्रकार के एरिया को हमने क्या बोला? प्रोटेक्टेड एरिया हमने बोला। तो उन लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये बात की कि क्यों ना ऐसे कल्चरल प्लेसेस को ढूंढा जाए जहां पर बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस है। और वहां से एक बात निकल कर आती है, वो क्या आती है? हॉटस्पॉट्स। अब बात हॉटस्पॉट्स क्या है? तो हॉटस्पॉट्स आर द एरियाज और द प्लेसेस वेयर richness of the diversity is very very much found of the different kind of the organism। मतलब हॉटस्पॉट्स वो एरिया है विश्व के किसी भी कोने में, विश्व की किसी भी जगह में, वो डिफरेंट कंट्रीज में भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट हमारे हिल्स में भी हो सकते हैं, सी के अंदर भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हम जहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अत्यधिक मात्रा में और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये कुछ प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने डिसाइड की। अब प्रोटेक्टेड एरिया को अगर हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, बात देखिए बायोडाइवर्सिटी से निकली, बात क्या निकली? वाइल्ड लाइफ की बात निकली। और जब हम वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करते हैं तो फिर प्रोटेक्टेड एरियाज को हमें समझने की जरूरत है। और फिर प्रोटेक्टेड एरिया को संरक्षित जब करने की बात आती है या कंजर्वेशन की बात आती है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ दी कंजर्वेशन। किस टाइप के कंजर्वेशन होते हैं? सबसे पहला आता है इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरे प्रकार का क्या आता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल है। इन सीटू कंजर्वेशन क्या मतलब है? इन मतलब
विद इन, और एक्स मतलब आउटसाइड, तो इन सिटू मतलब विद इन द नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि हमें इस तरह से उनको प्रोटेक्शन करना है कि वो नेचुरली प्रोटेक्टेड हो, या फिर अगर कोई ह्यूमन मेड इकोसिस्टम भी क्रिएट किया जाता है तो इस टाइप का हम लोग हैबिटेट उसको प्रोवाइड करवाएं। हैबिटेट मींस प्लेस, घर उसको प्रोवाइड करवाएं ऑल ओवर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, खास करके वाइल्ड लाइफ को, कि वो हम उसको प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन कर सके। तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कंजर्वेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज विद इन ए नेचुरल और इवन ह्यूमन मेड इकोसिस्टम in which natural habitats are declared as a protected area। तो अब बात आती है इन सिटू कंजर्वेशन में कितने टाइप के कंजर्वेशन किस टाइप से हम कर सकते हैं। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें, जो डॉक्टर साहब ने ये इस पे सीरीज रखी है, खास करके जो ये लेक्चर है बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन इन तीनों का जो प्राइमरी मोटिव जो है या फिर जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज ए कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड फिर बात आती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, स्केयर्ड ग्रुप्स, नेशनल मूवमेंट्स और कल्चरल लैंडस्केप्स। These are also included in the in situ conservation of the protected area। डॉक्टर साहब मैं आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, बिल्कुल। जी सर, जी सर, बहुत अच्छे सुन रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा। बच्चे हमारे समझ रहे होंगे, बच्चों को समझ में आ रहा है ना? जी सर, हाँ ये ठीक सर। ओके। दूसरी बात आती है एक्स सिटू कंजर्वेशन। अभी देखिए इन सिटू कंजर्वेशन, अच्छा एक भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश देख के ना घबरा जाते हैं। 80% 70% जनता जो है ना हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 75% लिव इन द विलेजेस, और हमारी मातृभाषा हिंदी है। और मैं अक्सर ये बात करता हूं, अगर आपको हिंदी में समझ आ गया तो किसी भी लैंग्वेज में आप उसको समझा सकते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट से मैं ये आशा करता हूं, और मैं आपको एक ये भी कहता हूं कि कभी आपको ये डिप्रेस नहीं होना कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती। नो, आपको समझ आना चाहिए। देखिए बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, जैसे जापान है, वो अपनी जापानीज में बात करते हैं। जो अगर चाइनीज है तो वो अपनी चाइनीज में अपनी बात करें, उनका लेक्चर चाइनीज में होगा। लेकिन ठीक है, वो हम लोग जो है हमारे इंग्लिश भी कंपलसरी है, कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है, जो जैसे बुंदेलखंडी है, तो किसी को अगर हमने प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बताना है और अगर हम शुद्ध हिंदी भी बोलने लग जाए तो मुझे लगता है उसको समझ नहीं आएगा। तो बुंदेलखंडी में समझाएंगे तो उसका अच्छा लगेगा, राइट। अच्छा, बात करते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन की। अब इन सिटू का मतलब था, इन मतलब विद इन और एक्स मतलब आउटसाइड, राइट। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन आउटसाइड ऑफ देयर हैबिटेट। तो हैबिटेट का क्या मतलब था, मैंने आपको क्या बताया? द मीनिंग ऑफ हैबिटेट इज होम, कि बाहर किसी भी हैबिटेट में अगर हम उन प्राणियों की कंजर्वेशन, रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी टाइप का ऐसा फिनोमिनन या ऐसे टाइप्स की जो गार्डन्स जो है, जो बहुत से ऐसे मैंने नीचे अभी बताए हुए हैं, बनाते हैं, तो ये क्या हुआ? ये एक्स सिटू कंजर्वेशन हुआ। तो सिंपली कंफ्यूज नहीं होना इन सिटू और एक्स सिटू में। इन सिटू मतलब कंजर्वेशन विद इन द हैबिटेट और एक्स सिटू कंजर्वेशन आउटसाइड द हैबिटेट। अब कंजर्वेशन जो एक्स सिटू है या आउटसाइड, हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक तो हम बोटेनिकल गार्डन बना करके कर सकते हैं। खास करके जो बोटनी के स्टूडेंट्स हैं, इवन जोलॉजी के भी, आप लोगों ने देखा होगा आपके प्रोफेसर साहब आपको बोटेनिकल गार्डन्स में लेकर के जाते हैं। वो किस लिए लेके जाते हैं? कि अलग अलग स्पीसीज को बताने के लिए कि देखिए बच्चों कि दीज आर द, इसकी स्पीसीज ये है, इसकी फलाना फैमिली है, इसका जेनेटिक्स, इसका स्ट्रक्चर ये है। जैसे हम शीशम की बात करते हैं,
शीशम का बोटेनिकल नेम क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या हम रैट की बात करते हैं अगर हम जूलॉजी में आए, तो अगर देखा जाए तो एक बोटेनिकल नेम होता है और एक जूलॉजिकल नेम होता है, राइट। तो अच्छा, फिर बात आती है हर्बल गार्डन्स। हर्बल गार्डन्स में क्या करते हैं, ये भी एक कंजर्वेशन है, इसको एक्सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे। हर्बल गार्डन में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी टाइप के हर्बल प्लांट्स हैं। अब फ्रेंड्स, हर्बल गार्डन्स का मतलब क्या है? गार्डन का मतलब होता है बगीचा, और बगीचा क्या कहते हैं? अलग अलग फूलों का, जिसमें फूल लगाए हुए हों, जिसको गुलदस्ता बोलते हैं। और गार्डन्स में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। तो वहां कौन कौन से होते हैं? जितने भी टाइप के हर्बल प्लांट्स होंगे। हर्बल, जैसे सपोज करो नीम जो है, सॉरी, ये जो आपका तुलसी है, तुलसी इज ऑल्सो ए हर्बल प्लांट्स। भृंगराज हर्बल प्लांट, राइट। आंवला हर्बल प्लांट। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसको हम उगाने से या हमारा हर्बल गार्डन बनाने से ऐसी बहुत सी डिजीज तो चुटकियों में समाप्त हो जाती है। सर्दियों के दिनों में किसी को अगर खांसी है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 12 पत्ते तुलसी के अगर आप चबा लेंगे और खास करके थोड़ा सा शहद ले लेंगे और उसको वो ले लेंगे, तो उसकी आपकी जो कफ जो है वो इट रिमूव, टेंशन को रिमूव करती है और ब्लड को प्यूरिफाई करती है तुलसी। एनीवे, चलो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। दीज आर द प्लांट्स विच आर रिलेटेड टू द हर्बल गार्डन। एर्बोरेटा। फिर आता है सीड बैंक्स। अब जितने भी टाइप्स के हमने बैंक बनाए हुए हैं, देखिए एग्रीकल्चर, आप बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। देखिए कई बार हमने गेहूं का बीज बोना है, तो बहुत से सीड बनाए जाते हैं वो। अब एक तो होती है वैरायटी सिंपल, भाई हमने 2 एकड़ में हमने ये वीट को बोया, लेकिन उसकी पैदावार इतनी हुई। लेकिन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, उसको जीन्स को मॉडिफाई करके डिफरेंट टाइप के सीड को प्रिपेयर किया, और इस सीड को साइंटिफिकली प्रूव किया, उसके एक्सपेरिमेंट हो गए और उनको बैंक्स में कंजर्व कर दिया। आई बात समझ में? कंजर्व मतलब कंजर्वेशन। अब फिर वो सुरक्षित आ जाते हैं। ये बात आती है एक्सिटू कंजर्वेशन में। और अब उस टाइप के सीड को अगर आप प्रयोग करोगे तो वो क्या है, उसकी पैदावार ज्यादा होगी। जैसे एक बार बहुत से, अगर कपास की बात है, बीटी कॉटन और बहुत सी और वैरायटीज की बात, और वो एग्रीकल्चर सिस्टम में चले जाएंगे। कम बैक टू द जियोलॉजिकल पॉइंट, पोलन बैंक्स। पोलन बैंक्स भी बनाए हुए हैं, सीमन बैंक बनाए हुए हैं। सीमन बैंक मींस जहां पे देखिए ओवम बैंक, जैसे स्पर्म और ओवा को कनेक्ट करके उसको बैंक में रखा जाता है। देखिए जैसे बायोटेक्नोलॉजी की जो कॉन्सेप्ट जो है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे आजकल देखा जाए बहुत सी, अगर हम बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सीमन से लेकर के फिर दूसरे के ओवे में वो करके तो एक अलग वैरायटीज को तैयार कर देते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आपको एक एग्जांपल देता हूं, ए मूवी इज ए हल्क, अगर आपने देखी होगी। हल्क आप मूवी नहीं देखी तो आप उस मूवी को देखना। दैट इज ऑल यू कैन से थिंक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल मूवी है, कैसे वो एक टाइप का वो अलग इंसान बना देते हैं। वो एक हाइपोथेटिकली बात है, दैट इज अनदर थिंग। तो फिर मैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी में किस बात आती है, टिश्यू कल्चर। अलग अलग टिश्यू लेके उसको कल्चर करके उसको डिफरेंट टेम्परेचर में, नेगेटिव उसमें टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर में करके उसको हम कल्चर करते हैं, और फिर वहां से बात आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो दीज आर ऑल एक्स सिटू कंजर्वेशन। सो मुझे लगता है इन सिटू कंजर्वेशन और एक्स सिटू कंजर्वेशन में है जो इसका मतलब क्या है और इसका डिफरेंस क्या है, और ये अप्लाई कहां कहां पे होता है, और कौन कौन से ऐसे यू कैन से इंस्टीट्यूट है इसको जो कोऑपरेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, एरियाज कौन से, ये आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब बात आती है कि सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कितने हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हमने प्रोटेक्टेड एरियाज की बात की, अब मैं बताऊंगा नेशनल पार्क क्या होते हैं और सेंचुरीज क्या होती हैं। हमारे इंडिया के अंदर 28 प्रदेशों में, ये एक लिस्ट है, अंडमान निकोबार से वेस्ट बंगाल तक जितने भी हैं, ये सेंचुरीज की लिस्ट दी हुई है।
जून 2000 तक थोड़ा सा डाटा अपडेट नहीं हुआ है, 490 थी, और नेशनल पार्क हमारे 88 थे, और इतने अलग अलग एरियाज में उसको प्रोटेक्ट किया गया। जैसे असम में 8 नंबर ऑफ सेंचुरीज बनाई गई, चंडीगढ़ में 1 बनाई गई, हरियाणा में 6 आपकी सेंचुरीज बनाई गई, और त्रिपुरा में 2 सेंचुरीज बनाई गई। और अगर हम बात करते हैं तो जैसे बर्ड सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज कहाँ है? आपकी राजस्थान के धौलपुर में। आपने सुना होगा कि हम बचपन में भी आप सुनते होंगे कि बहुत से ऐसे बर्ड जो हैं, ऐसे पक्षी जो हैं, कहां से आते हैं उड़ करके? साइबेरिया से, साइबेरिया इन रशिया, और बहुत से देशों को, कंट्रीज को क्रॉस करते हुए, शहरों को क्रॉस करते हुए, और एटलीस्ट वो कहां आते हैं? कहां आते हैं वो? राजस्थान के धौलपुर में। तो देयर इज नो वीजा, देयर इज नो पासपोर्ट फॉर द बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए हम लोग इंसानों ने ही अपने आप को पाबंद करने के लिए वन्य जीव जंतुओं, जातियों पे इतना अत्याचार किया है आज तक। और अगर आपने देखी होगी मूवी, अभी अब मैं बात करूंगा हंटिंग में किस टाइप की पैसे प्रॉब्लम होती थी, उससे क्या क्या वो होता था, तो आई विल डिस्कस ऑन लेटर ऑन। अब बात करते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया जो अभी हमने बात की, इसको मैनेजमेंट करने के लिए और एस्टेब्लिश क्यों किया? भाई हमने क्यों मैनेजमेंट करते हैं इसको? हमने, गवर्नमेंट ने इसके बारे में क्यों सोचा? देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट था, एक बहुत बड़े चिंतक ने और एक बहुत बड़े फिलोसफर ने ये बात कही थी कि जिस देश की बायोडाइवर्सिटी नहीं है ना जहां पर, वहां, और जिस देश में सम्मान नहीं है किनका? साइंटिस्ट का, प्रबुद्ध का और कवियों का, तो उस देश की भाई बर्बादी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे बहुत से कंट्रीज का सम्मेलन हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स, सब लोग बोला कि हम लोग वी आर अ रिच पावरफुल कंट्री, बट एक भूटान कंट्री का आप यूट्यूब पे उसका कभी स्पीच देखना, ही हैज गिवन ए स्पीच ऑन द बायोडाइवर्सिटी, कि उन्होंने कहा वी आर नॉट ए पुअर कंट्री बट वी आर ए रिच country to comparative to all over the countries, because we have maintained our biodiversities, we have protected our biodiversities। तो बात ऑब्जेक्टिव्स की करते हैं, मोटिव की करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी हो रही है, चाहे आप प्लांट पे रिसर्च की बात करते हैं, या फिर आप टेक्सोनॉमिस्ट की बात करते हैं, या हम जोलॉजिस्ट की बात करें, कैसे आप एनिमल बिहेवियर स्टडी करोगे अगर जंगल नहीं रहेगी? कैसे आप बर्ड का बिहेवियर स्टडी करोगे अगर आप फॉरेस्ट नहीं रहेगी? कैसे आप उस एरियाज को, वो टूरिस्ट प्लेस में कैसे आपको प्रकृति में बहुत सी ऐसी चीजें कि हमें घूमने का मन कर रहा है, एक अट्रैक्शन की लाइफ में हमें वो चीज मिलती है, हम वो कैसे वो करेंगे? तो दैट इज बिकॉज ऑफ ए साइंटिफिक रिसर्च। और साइंस क्या है? जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, क्या? व्हाट, व्हाई एंड हाउ, ये 3 आंसर मिल जाए ना, इसमें मतलब साइंस है। कोई भी बात कहनी है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। फिर बात आती है क्यों इसका जरूरत पड़ी प्रोटेक्टेड एरियाज को मैनेज करने के लिए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। क्योंकि इंसानों की दौर से अभी ऐसा वर्ड हो गया कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा केरला के अंदर एक फीमेल एलिफेंट को कितनी बुरी तरह से उसका पैर काटा गया, कितनी बुरी तरह से मारा गया, जबकि वहां पे ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग भी थे। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटी, नेचर के टुवार्ड्स जो लव जो है, नेचर के टुवार्ड्स जो सेंसिटाइजेशन है, वो नहीं हो पा रही है। तो कभी आपको ऐसा लगता नहीं है कि कभी हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है या चोट लगती है तो हमारी मदर या हमारी फादर या हमारा फ्रेंड या फिर हमारी फैमिली मेंबर हमें लेके डॉक्टर के पास जाता है या वैद्य के पास पुराने जमाने में जाता था और हमें कितना दर्द होता था? क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी वाइल्ड एनिमल्स पे अगर वो कुछ लगती है तो क्या उसको दर्द नहीं होती? उसको भी दर्द होती है। इवन प्लांट जो है, आप बोलते हैं, कभी हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये बोला था कि
कि रात को कभी भी प्लांट को काटना नहीं चाहिए, उसके पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए, वो क्यों कहा था? कहीं ना कहीं वो फिलोसफी थी, क्योंकि प्लांट में भी लाइफ है, और लाइफ है क्योंकि इफ दे आर नॉट देयर हाउ यू कैन हैव ए ऑक्सीजन, लाइफ सिस्टम कैसे आपका चलता? फिर बात आती है कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं? बहुत सी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, बहुत सी स्पीसीज आपने स्पीसीज सुनी होगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने बहुत सी मूवी आई है डायनासोर्स पे। डायनासोर्स, क्या आपने कभी डायनासोर एक्चुअली देखा? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन कभी ना कभी वो डायनासोर्स थे। तो वो क्या थी? वो स्पीसीज थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो हमने ऐसी बहुत सी स्पीसीज है जो आज थ्रेटन मतलब खतरे में है, वो बहुत स्पीसीज कम रह गई हैं, उनको प्रिजर्वेशन की जरूरत है। तो अगर हमने उसको प्रिजर्व नहीं किया, अगर हमने उसको प्रोटेक्शन नहीं किया, तो वो भी एक दिन क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, और उसके बाद फिर मूवी बनेगी, फिर हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि हाँ कभी इस टाइप की स्पीसीज हुआ करती थी। थ्रेटन स्पीसीज में बहुत सी टाइगर जैसे है, या बहुत से ऐसे, अभी मैं आगे नेक्स्ट बताऊं। लेकिन कम बात आती है क्यों ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत पड़ी? टू मेंटेन ऑफ द एनवायरमेंटल सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए। अब बात जो इन्वायरमेंटल सर्विसेज से रिलेटेड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट मींस सराउंडिंग, हम हमारे आसपास का वातावरण, ऑल द लाइफ, बायोटिक फैक्टर, लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हम किसी के बिना नहीं, अभी मैं तो बहुत ताकतवर हूं, कुछ नहीं है, हम लोग बिना, अगर हम आपको बहुत अच्छी जॉब दे देते हैं, अब हम बोलते हैं वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, हम 5 लाख का पैकेज दे दिए, क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑक्सीजन इज नेसेसरी। हम आपको प्रोवाइड करें कि वहां पे पानी नहीं है, वाटर अच्छा नहीं है, क्योंकि वाटर से डिजीज है। तो मेंटेनेंस ऑफ द एनवायरमेंटल सर्विसेज जो है, ये प्रोवाइड करने के लिए इसको, इस प्रकृति को, पशुओं, वन्य जीव जंतु या पेड़ पौधों के साथ बड़ा जबरदस्त तालमेल है। ये तालमेल ही बिगड़ गया है जो हम बात करते हैं, आज पढ़ते हैं क्लाइमेट चेंज। ये तालमेल ही बिगड़ा हुआ है जो आज बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। ये तालमेल का ही बिगड़ा हुआ रूप है जिसको हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, प्रकृति का जो तापमान है वो कितना बढ़ रहा है, जो ऋतुएं हैं वो किसमें श्रिंक हो रही है? गर्मियों में श्रिंक हो रही है। देन प्रोटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। उसके बाद आता है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। टूरिज्म, इस पे मैंने एक बहुत, अभी इको टूरिज्म पे बात करूंगा, तो मैं आपको इस टूरिज्म के बारे में बड़ा विस्तार से बताऊंगा। देन एजुकेशन, विदाउट इस प्रोटेक्टेड एरियाज के बिना हम अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करेंगे कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनिमल्स, हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द प्लांट डाइवर्सिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स, ऑफ द एनिमल्स इन अ लाइफ। फिर बात आती है सस्टेनेबल यूज ऑफ अ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचुरल इकोसिस्टम। सस्टेनेबल यूज क्या है? सस्टेनेबल यूज एक सिंपल सी बात है कि किसी शख्स ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, पर्यावरण के सम्मेलन में, यूनेस्को के अंदर 1972 के अंदर ये बात निकल के आई कि हम कर क्या रहे, हम आने वाली जनरेशन को, जो फ्यूचर में जनरेशन आ रही है, हम अपनी प्रेजेंट जनरेशन की नीड को पूरा करते करते फ्यूचर की जनरेशन को तो बर्बाद कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमने अंधाधुंध रिसोर्सेज को इस्तेमाल शुरू करना कर दिया है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगी? जैसे अगर हम बात पेट्रोलियम की बात करें, तो पेट्रोलियम तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा, इसीलिए तो महंगा है। पानी, अगर ग्राउंड वाटर की बात करें तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत से, लातूर एक जगह का नाम है चेन्नई में, एक बहुत बड़ी ट्रेन जो है दिल्ली से पानी लेकर के गई, लोगों के पास पानी नहीं था। और तीसरा विश्व युद्ध क्या होगा? हमेशा याद रखना, तीसरा विश्व युद्ध होगा पानी के ऊपर, क्योंकि पानी पीने के लिए मिलेगा, जिस कंट्री के पास पानी होगा उसके पास, क्योंकि वाटर इज आल्सो रिसोर्स। और जितने आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, ये सारी रिसोर्स को कैप्चर करने के लिए हो रही है, राइट?
तो सस्टेनेबल यूज क्या है कि हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें ताकि आगे वाली जनरेशन को भी बचा के रखें और हम अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखें। देन आती है मेंटेनेंस ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट्स। ये बहुत ही बात जो है जो हमारे दिलों से जुड़ी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारा जो कल्चर जो है, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है ना, ये काफी हद तक बात करती हैं, कंजर्वेशन की बात करती है इन्वायरमेंट के लिए। अगर बहुत सी प्रजातियां हैं, बहुत सी प्रजातियां बिश्नोई जैसे मूवमेंट की अगर हम बात करें, ऐसी फॉरेस्ट की जानकारी ऐसे बहुत से ट्राइब्स लोग हैं, बिना आप उनकी सहायता के स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल वो लोग उस पर्यावरण से बिल्कुल नजदीक हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉरेस्ट। तो ये कल्चरल और ट्रेडिशंस को, इसको संभाल करके रखना, उसको सहेज करके रखना, हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून भी बने हुए हैं और ये खास करके इस चीज को लेकर के जाता है कि प्रोटेक्टेड एरियाज के एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। दीज आर सम नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। देखिए पूरा जो इंडिया है, भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान में नेशनल पार्क और बायोस्फीयर जोन्स को अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। जोन्स मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया है। भाग कौन कौन से? जैसे ट्रांस हिमालयंस। ट्रांस हिमालयंस का क्या मतलब है बच्चों? अगर भारत का अगर हम नक्शा देखें तो जिस पट्टी पे हिमालय आता है, हिमालय देखिए जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, फिर आते हुए आपका हिमाचल प्रदेश का एरिया, थोड़ा सा आसाम से लगता हो, ये सारी जो बेल्ट है दैट इज ट्रांस हिमालयंस, राइट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, सबसे जो पुराना जो नेशनल पार्क है दैट इज कौन सा है? वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर डेजर्ट जोन है। डेजर्ट जोन कौन सा आता है? डेजर्ट जोन जैसे राजस्थान का एरिया है, राइट। अगर गुजरात का कच्छ एरिया पड़े, वो डेजर्ट, वहां पे भी हमने नेशनल पार्क किए, क्योंकि डेजर्ट से रिलेटेड जो प्रजातियां हैं, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो चाहे एनिमल से रिलेटेड हो, वहां उसको हमने कंजर्व करना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, डेजर्ट में भी, उस जोन के अंदर में भी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को क्या किया, उसको गठित किया। वेस्टर्न घाट, फिर गंगेटिक प्लेन। गंगेटिक प्लेन क्या है? जिस रीजन में गंगा का पठार है, गंगा हमारी जो नदी जो है वो गुजरती है, वेस्ट बंगाल, यूपी, जैसे हम लोग आप सब लोग इलाहाबाद से, वहां पर तो संगम है तीनों नदियों का, तो ये तो बड़ा जबरदस्त उपजाऊ भूमि है। तो यहाँ पे देन कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स किसको बोलते हैं? जो समुद्री तट के आसपास के इलाके हैं, जैसे चेन्नई है या बॉम्बे की बात करें, ये सारे कोस्टल रीजन है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, देन आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीपों का समूह, जैसे अंडमान और निकोबार, ये आइलैंड में है। तो यहाँ पे अलग अलग नेशनल पार्क्स और बायो जोन्स बनाए गए हैं। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें, जैसा कि सेंचुरीज मतलब, सेंचुरी का मतलब जो है नेचुरली अकरिंग सेंचुरी या नेचुरली अकरिंग आइसलैंड। मतलब क्या है? जो प्रकृति ने एक ऐसी जगह अपने आप ही प्रदान किया। अच्छा, कभी कभी आपको लगता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है चलो यार हम बड़े बोर हो गए, या फिर कभी अपने पेरेंट्स को कहते हैं या अपने फ्रेंड्स को कहते हैं चलिए कुछ हवा पानी बदल जाएगा तो कुछ अच्छी जगह चले, कुछ प्रकृति की तरफ हम चले, तो कुछ नेचुरल वे में जाते हैं, आप नेचुरल एरियाज की तरफ जाते हैं। तो प्रकृति ने ऐसी बहुत सी नेचुरली जगह है जहां पे आइलैंड भी आते हैं। वो उनका काम क्या है? वो नेचुरली प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोटेक्शन फॉर द स्पीसीज फ्रॉम हंटिंग, प्रेडेशन एंड कंपटीशन। कि वहां पे कोई हंटिंग नहीं है, कोई मतलब शिकार करने की ऐसा कोई वो नहीं है, कोई वहां पे एक दूसरे का कंपटीशन नहीं है, मैन वहां पर नहीं। हाँ, कंपटीशन होगा, लेकिन वो किसमें होगा कंपटीशन? जैसे भाई शेर को तो चाहिए ना खाने के लिए, तो कुछ चाहिए, ये तो फूड चैन है। वो किसी को देखिए वो कहते हैं कि अगर कैट ना होती तो क्या होता? चूहे ही चूहे होते। स्नेक ना होता तो क्या होता? तो ऐसे बहुत से
जिससे फूड चेन और फूड वेब जिसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो IUCN, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब एक ऐसा सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय समूह किसका, प्रकृति को कंजर्व करने के लिए एक ऐसा एक समूह बना है जिसमें बहुत से कंट्री पार्टिसिपेट कर। UN is nothing but it is actually under which umbrella a lot of country you can say provide their services for the society, to serve the nature, to serve the society as well as the peace in the world, right? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इन्होंने क्या किया, प्रोटेक्टेड एरिया बोला, और ये प्रोटेक्टेड एरिया की जो कैटेगरी 4 है, जो लॉ बनाया हुआ है, उसके अंदर जो है इसको चिन्हित किया गया। अब सेंचुरीज, अगर हम बड़े साफ शब्दों में अगर उसको हम बात करें, तो दीज आर एक्चुअली अ सेफ हेवन वेयर रेजिडेंट एनिमल्स आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिहेव एज ए नेचुरली possible in a protective environment, maintaining each animal until his or her natural death. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई सेंचुरी उन रहने वाले, उस सेंचुरी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए एक किस्म का स्वर्ग है, जहां पे उस जानवरों को पूरी प्रकार की छूट दी जाती है, नेचुरली अपना जैसे वो रहना चाहते हैं, जैसे वो शिकार करना चाहते हैं, जैसे उनका ब्रीडिंग बिहेवियर है, जैसे उनका एनिमल बिहेवियर है, और हर टाइप की उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। वहां मैन की इंटरफेरेंस नहीं है, इंसान की इंटरफेरेंस नहीं है। उसकी इंटरफेरेंस के लिए हम लोगों ने ही, गवर्नमेंट ने ही ऐसी सुरक्षा की है कि इनको प्रॉपरली एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाए। वो एनिमल तब तक नहीं मरेगा जब तक उसकी नेचुरल डेथ नहीं हो जाती, या फिर अगर वो एक पर्टिकुलर एनिमल किसी दूसरी सोसाइटी या लोगों को इतना थ्रेट ना हो जाए, या उससे डिजीज ना फैल जाए, तो उसके लिए हम कुछ और बात करते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर एक बात आती है, दिस इज ए एरिया, ये एक ऐसी जगह है जहां पे किसी भी प्रकार की शिकार, किलिंग, हंटिंग, शूटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज ऑफ बर्ड एनिमल इज प्रोहिबिटेड अंडर द कंट्रोल ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द डिपार्टमेंट। मतलब क्या है कि सेंचुरी एक ऐसी जगह है जहां कोई शिकार या कोई शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग, या फिर किसी स्पीसीज को पकड़ लेना या एनिमल को पकड़ना, ये किसी भी टाइप की एक्टिविटीज आपको इजाजत नहीं है वहां पर, बशर्ते अगर आप एक हायर एक अथॉरिटी है उससे आपको, क्योंकि हायर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल उसकी होती है प्रोटेक्ट के लिए। और वहां पर क्या होते हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और एक होते हैं IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। जो IFS क्वालिफाई करते हैं, दे आर द पर्संस, वो अथॉरिटी उन चीज को एज ए वहां अपनी सर्विसेज देते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फॉरेस्ट में या जंगल में, या जितनी भी चाहिए कि वाइल्ड लाइफ इस टाइप की एक्टिविटी में, और भी बहुत से। तो अभी तक हिंदुस्तान में 502 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें से बहुत से टाइगर रिजर्व भी हैं, हम लोग बात करेंगे। इनको लीगल प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑफर किया जाता है कि एनिमल्स को हमने कैसे लीगल प्रोटेक्शन करना है। अभी एक हम बात करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि उन्होंने डिस्कवरी चैनल के एक उसके एंकर के साथ टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को शूट किया, और एक मूवी को हमने देखा भी था, और दैट हैज बीन टेलीकास्ट इन 154 कंट्रीज। और ये गिविंग द मैसेज दैट यस, we are here for protecting the animals. India is safe for the protection of the animals. Or in another word we can say, India बायोडाइवर्सिटी तरफ बहुत प्रयत्नशील है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए।
इसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में इंडिया की लैंड का 4% जो एरिया है वो फॉरेस्ट में आता है, बहुत कम एरिया है। ये बात हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि जंगल क्यों कम हो रहे हैं आप इसको समझ सकते हैं। और 442 जो है एनिमल सेंचुरीज है, और एनिमल सेंचुरीज को ही बाद में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोला गया। और 2000 स्पीसीज बर्ड्स की यहाँ पर इन्हीं सारी जितनी भी टाइप्स की एनिमल सेंचुरीज है वहां पर मिलती हैं। 3500 स्पीसीज मैमल्स मिलते हैं वहां पे, 30,000 different kind of the insect has been found and 15,000 variety of the plants are there। और ऐसे बहुत से अगर ये सेंचुरीज ना होती तो एंडेंजर्ड स्पीसीज को हमने होम प्रोवाइड किया बिकॉज ऑफ ओनली दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कौन कौन से थे? एशियाटिक एलिफेंट जो एशिया के हाथी हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड और साइबेरियन क्रेन, इन सभी ये क्यों सुरक्षित है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर है तो ये स्पीसीज जो है, जो थ्रेट एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये सुरक्षित है। ये इंडिया का मैप है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज डिफरेंट स्टेट्स में प्रोवाइड है। इसको मैं और थोड़ा सा स्पेसिफिक बताऊं तो जैसे रणथंभौर राजस्थान में आप अगर चले जाए डेजर्ट एरिया में, माउंट आबू में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। यूपी में अगर आप कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तरांचल में आपका दुधवा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो दिस इज ऑल ओवर द इंडिया, different parts of the area where the wildlife sanctuary has this established। अभी इम्पोर्टेंस वाइल्ड लाइफ की क्या उपयोगिता क्या है, तो क्यों हमने ये बनाई? देखिए वर्ल्ड के अंदर ना अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, these are the major attractions of the tourists to all over the world। क्योंकि टूरिस्ट कहां पे जाते हैं जहां पे खूबसूरती है। खूबसूरती मींस इट इज रिलेटेड टू द नेचर, नेचुरल सीन्स, नेचुरल सीनरीज। इट इज ए होम टू द सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स। इट इज ए होम ऑफ a several endangered species of the birds, like you can say ये बहुत से एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं। और ये स्पेसिफिक प्लेस है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए। भाई अगर ये ना होते वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, रिसर्चर्स के लिए, और खास करके वो लोग हु आर एनिमल एंड प्लांट लवर्स। आई वाज गोइंग टू ए दिल्ली, एक बार मैं जा रहा था तो वहां पे एक ग्रुप था, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, फॉर यूरोपियन पीपल थे। तो एक डिस्कशंस के बाद ये बात आई कि आप लोग, उन्होंने पूछा कि आप, मैं कुछ एक बुक पढ़ रहा था एनवायरनमेंट, ठीक है, यू आर एनवायरनमेंटिस्ट। मैंने कहा नो आई एम नॉट, आई एम प्रोफेसर इन टू टीच दिस एनवायरनमेंट। तो जब बात निकल के आई तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग इंडिया के डिफरेंट काइंड के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको स्टडी कर रहे हैं। हम लोग बहुत मैंने कहा आप रिसर्चर करें? रिसर्चर नहीं है हम, बस हमें बहुत अच्छा लगता है, खाली टूरिस्ट है, डिफरेंट उनके प्रोफेशन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस की बातें जो है हमने शेयर करी। ये एक मैप है दैट इज शोइंग अ क्लियर पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। मैं बाद में प्रोवाइड भी करवा दूंगा स्लाइड्स अगर किसी बच्चे को चाहिए होंगी डॉक्टर साहब के थ्रू। नाउ अब बात आती है व्हाट आर नेशनल पार्क। डॉक्टर साहब टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, आप मुझे थोड़ा बता दें। नहीं सर, ठीक है, सही, ठीक है। ओके। तो नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं, अब नेशनल पार्क क्या है? देखिए इंटरनेशनल यूनियन थी जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये उसने प्रोटेक्टेड एरिया की कैटेगरी 2 में इंक्लूड किया, जबकि वाइल्ड लाइफ किसको किया गया? कैटेगरी 3 में, जबकि दोनों प्रोटेक्टेड एरिया। ये एक तो डिफरेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात है। दूसरी बात आती है कि यहाँ पे हैबिटेट जो है नेशनल पार्क में, वाइल्ड एनिमल लाइक पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे सकता है और लाइक और उसका है। और लेकिन सेंचुरीज में क्या होता है? स्पीसीज ओरिएंटेड वो होता है, जैसे सिट्रस है या पिक्चर प्लांट है या ग्रेट इंडियन वेस्टर्स है। तो बायोस्फीयर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
जब आप इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको स्पेसिफिकली डिफरेंस जो है अपने आप जो है वो समझ आ जाए। एक सबसे बात आती है कि नेशनल पार्क्स नेचुरल लैंडस्केप्स हैं ग्रेट ब्यूटी के लिए, और IUCN ने 655 नेशनल पार्क्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड में इतने नेशनल पार्क्स थे। 2006 तक एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात निकल कर आई थी। नेशनल पार्क का यूज किस लिए है? इसका भी यूज स्पेसिफिकली कंजर्वेशन के पर्पज से लिए। कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और नेचर मींस डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मींस वाइल्ड लाइफ भी है वहां पे, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। और ये क्या है, ये प्लेस जो है ये नेचुरल है, सेमी नेचुरल भी है, और डेवलप्ड लैंड भी। हम लोग डेवलप भी कर देते हैं कई बार, आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, लेकिन हैबिटेट प्रोवाइड जो है वो नेचुरल करते हैं। और ये डिपेंड करता है हर कंट्री पे, हर स्टेट पे। अब फिर बात आती है, अगर वाइल्ड लाइफ नेचर का कंजर्वेशन जो है ना किसी भी देश में, अगर बहुत अच्छा कंजर्वेशन है तो उसका एक स्टेटस सिंबल है। बहुत से लोग सिर्फ यही स्टेटस करते हैं कि इफ वी हैव मनी, हम लोग बहुत प्राउड है तो हम क्या है कि बड़ा स्टेटस सिंबल है। लेकिन अगर कंट्री के स्टेटस सिंबल की बात है, बहुत से और देते, जैसे अगर हमारे इंडियंस ने किसी का नाम रोशन किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, हम IT के सेक्टर में। लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी में बात करें, नेचर में बात करें, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ नेचर, प्रोस्पेरिटी का सिंबल नेशनल प्रोवाइड की तरफ बात करता है। और नेशनल पार्क ये प्रोवाइड करता है आउटडोर रिक्रिएशन और कंपेनिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, राइट? ताकि हमें पब्लिक को एजुकेट करें कि कंजर्वेशन और नेचुरल वंडर्स का महत्व क्या है, प्रकृति का क्या महत्व है हमारे जीवन के अंदर, ये हमें एजुकेट करता है लोगों को। और नेशनल पार्क एक ऐसी लैंड है जो इस बातों को जो है बताता है। नाउ अब ये बात करता है कि ये हमें हेल्प करता है कि हमारा वाइल्ड लाइफ का बहुत ज्यादा अद्भुत खजाना है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं। और इंडिया में ऐसे बहुत सी सेंचुरीज है। अगर मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि आप कभी एक टूर अपने सर से रिक्वेस्ट करके जाएं, वहां पे कोई अगर आसपास आपके नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वहां देखें, वहां पे आपको प्रकृति का और आपकी स्टडी का एक अलग जो है एक्सपीरियंस जो है वो आपको प्राप्त होगा। इंडिया का सबसे फर्स्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जो 1936 में बना, और 166 से ज्यादा ऑथोराइज्ड नेशनल पार्क इंडिया में है अब तक। अब थोड़े से ज्यादा भी हो गए होंगे। और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एरिया जो क्या करते हैं, ये कई बार नेशनल सिक्योरिटी को भी यू कैन से फैक्टर में काम आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बात करता हूं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में अब बहुत सा ऐसा, इंडिया और पाकिस्तान के लिए कोई कहीं भी वर्ल्ड बॉर्डर की बात करो तो वहां पे प्रोटेक्टेड एरिया कंजर्व कर दिया जाता है, भाई जंगल बना दिया जाता है ताकि लोग वहां पे आए ना, और हम लोग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी रहे और एक किस्म का एक वहां पे प्रोटेक्शन हो सके। जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाए तो बहुत सा एरिया अगर आप वहां पे आपको वो मिलेगी, एक बाउंड्री, एक बफर जोन मिलेगा ऑफ द फॉरेस्ट, तो वो वहां पे भी लोग प्रोटेक्ट करते हो, यहाँ से भी वो अलग बात है कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। तो दिस इज ऑल्सो ए यू कैन से प्रोटेक्शन फॉर द सिक्योरिटी। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन अफ्रीकन फोना, जो लंदन जो है सोसाइटी जो है, उन्होंने क्या बताया नेशनल पार्क के बारे में बताया कि नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया है जो पब्लिक के कंट्रोल के अंदर आता है। और पब्लिक कंट्रोल मतलब आम लोग नहीं, ये इट इज बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? दिस इज आल्सो पब्लिक, ओके। तो द बाउंड्रीज ऑफ विच शैल नॉट बी अल्टर एक्सपेक्ट बाय, जिसकी बाउंड्री जो है बिना कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के चेंज नहीं की जा सकती, जो पब्लिक कंट्रोल के अंदर आता है। ये किसने बोला था? लंदन फोना ऑफ अफ्रीकन जो है वहां के एक सोसाइटी ने बोला। और अभी ह्यूमन एक्टिविटीज इस टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। हिस्ट्री अगर नेशनल पार्क की अगर बात करें इंडिया में, 1936 में आरंभ हुआ था, अगर हम हिस्ट्री की बात करें नेशनल पार्क की। और एक हैली नेशनल पार्क जो वो हुआ था, इन्होंने क्या किया था
इंडिया में यूनाइटेड प्रोविंस क्रिएट किया था, जिसके थ्रू सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भारतवर्ष के अंदर नेशनल पार्क की स्थापना की। कुछ पहले भी थे और कुछ बाद में वो किए, और इनको एक गवर्नमेंट बॉडी के अंदर इसको संरक्षित किया गया, ताकि जो भी फैसिलिटी है या जो भी गार्ड जो है या जो उनको नीडी जो फूड या शेल्टर या हैबिटेट प्रोवाइड या फंड जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जा सके। So this is a map of India showing the different area, showing the national park. जैसे शिवपुरी में एक नेशनल पार्क है, रणथंभौर, सरिस्का में टाइगर नेशनल पार्क है, आपके इधर कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये डिफरेंट काइंड के नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के अंदर। अब बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व हो या फिर नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये सभी क्या है, कैटेगरी प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये स्पेशल कैटेगरी है प्रोटेक्टेड एरिया की, लैंड की, और खास करके कोस्टल एनवायरनमेंट में। कोस्टल एनवायरनमेंट क्या होते हैं? जो समुद्र के आसपास होते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जहां पर नेचुरल इकोसिस्टम होता है या बायोम विद द यूनिक बायोलॉजिकल कम्युनिटी सिलेक्टेड, फिर वही इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मींस वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स की इन सिटू कंजर्वेशन होता है। इन सिटू कंजर्वेशन की मैं बात कर चुका हूं। और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम सबसे पहले 1971 में यूनेस्को के अंदर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड हुआ था, और इंडिया में 1975 में स्टार्ट हुआ था अंडर द यू कैन से हेड ऑफ द स्टेट उस टाइम इंडिया की आवर लेट प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने फिर बात की थी, गठन किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, और उसके अंदर ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ, इस सभी एक्टिविटीज को, सभी टाइप की इनको गठन किया। फिर इसका पूरी मिनिस्ट्री बनाई गई, कैसे इनको फंडेड करना है। तो ये यूनेस्को के थ्रू, यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एंडेंजर्ड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक समूह है अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये क्या डील करता है कि इकोसिस्टम और जेनेटिक रिसोर्स को हमने कैसे सुरक्षित करना है, कैसे कंजर्व करना है। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले ये मैं आपको बता चुका हूं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू बनाया गया था। और इन्होंने क्या किया बायोस्फीयर रिजर्व में? इनका मेन काम ये था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, उस सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी में बैलेंस कैसे करना है। ये बायोस्फीयर रिजर्व ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, और खास करके कल्चरल वैल्यूज को, नेचर को कैसे प्रिजर्वेशन है इसके साथ जोड़ने की कोशिश की। और बायोस्फीयर रिजर्व स्पेशली इन्वायरमेंट की बात करता है, और इन्वायरमेंट विदाउट द नेचर इन्वायरमेंट नॉट एग्जिस्ट। तो दोनों में आपस में हार्मोनी रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करना है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में एक मोटिव था, जो बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव था, और काफी हद तक इंटरनेशनली भी और नेशनली भी हम काफी हद तक इसमें कामयाबी हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के? सिंपल बात है, जितने भी इकोसिस्टम्स है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, उनको सुरक्षित करना, इन सिटू कंजर्वेशन, खास करके जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनको संभाल करके रखना, रिसर्च और मॉनिटरिंग के लिए, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए, और ये प्रोग्राम काफी सुटेबल साबित हुआ सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए, खास करके लिविंग रिसोर्सेज के लिए। और इस बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की होने की वजह से जो वर्ल्ड के अंदर वन्य जीव जंतु या बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचने की थोड़ा सा एक लोगों की सोच बदली, कि उन्होंने कैसे हमने अपनी जो वन्य जाति या प्लांट बायोडाइवर्सिटी या वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करना है। ये एक माइंडसेट जो है ये लोगों में बदला। और फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये बात आई थी, पहली कांग्रेस जो हुई थी, कांग्रेस मतलब सम्मेलन हुआ था फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व में, जहां पर चर्चा हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन एक सिटी का नाम है मिन्स्क, दैट इज सिचुएटेड इन बेलारूस।
और बेलारूस आजकल एक अलग कंट्री है, ये पहले यूएसएसआर रशिया में आता था, और 1983 में ये बायोस्फीयर रिजर्व की बात चली थी, जहां पर ये रिपोर्ट किया गया था कि लगभग 65 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड में 226 बायोस्फीयर रिजर्व क्या थे, चिन्हित किए गए। और फिर ये सम्मेलन हुआ 1985 में, जहां पर 65 कंट्रीज में 143 बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज में 115 मिलियन हेक्टेयर जो है एरिया जो है इनका बढ़ा, और 193 ज्योग्राफिकल प्रोविंस थे। इसमें से 90 में से जो खास करके बायो रिजर्व्स को बिलोंग करते थे, इसमें से 103 अभी भी रिप्रेजेंट करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को। और सेकंड कांग्रेस हुई थी सेविली में 1995 में, और 82 कंट्रीज में लगभग 324 बायोस्फीयर रिजर्व रिपोर्ट किए गए। और अगर आज तक की हम बात करें, लगभग 100 देशों के अंदर 500 बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारे अलग अलग कंट्रीज में विद्यमान है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। लेकिन अभी भी ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको जरूरत है ध्यान देने की, उसको चिन्हित करने की, उनको फंडित करने की। और फंडित कैसे होता है बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दिस इज द ऑल ओवर द यू कैन से वर्ल्ड मैप बायोस्फीयर रिजर्व 2018 तक के ये शो किए गए हैं, जिसमें से 24 नई साइट जो है वो ऐड की गई थी बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को के द्वारा, जो इनकी टीम थी, और जो एक प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया था मैन एंड बायोस्फीयर। इस प्रोग्राम के तहत जो है दिस साइट हैज बीन एडेड इन दिस यू कैन से बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट। अब डिजाइन को बायोस्फीयर रिजर्व करने को क्राइटेरिया डिजाइन करने का क्या है, सबसे मेन बात ये आती है कि एक तो नेचुरली होते हैं, एक हम बायोस्फीयर रिजर्व को बना भी सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब ये कोई ऐसी लैंड जहां पे प्रकृति की प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान है, वहां पे बहुत सी वैरायटी है, वाइल्ड लाइफ है, वहां पे एनिमल्स है, लेकिन उसकी पर ध्यान नहीं है, तो हम उसको एक बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पे उसको कंट्री को एक नाम दे दिया जाता है। और उसको डिजाइन करने में वो क्या क्राइटेरिया है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। एक तो वहां पे प्रोटेक्टेड और एक कोर एरिया होना चाहिए जहां पे नेचर कंजर्वेशन की जरूरत है। ऐसे बहुत से एरिया है हिंदुस्तान में भी, आप बहुत से एरिया होंगे, लद्दाख की तरफ, लद्दाख इधर आप जम्मू कश्मीर की तरफ जाओ, अब बहुत से ऐसे एरिया मिलेंगे आपको। कोर एरिया बायोजियोग्राफिकल यूनिट होनी चाहिए, जिसमें सभी ट्रॉफिक लेवल का होना बड़ा जरूरी है। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में जो इनका एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जैसे 10% एनर्जी जो है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में डिक्रीज होती है। फिर होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज, कि वहां के रहने वाले जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है कि वहां की बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जड़ी बूटियों का ज्ञान जो है उन लोकल लोगों को ज्यादा होता है, तो नॉलेज जो है बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन के लिए वहां के लोगों को साथ लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे एरिया में ये भी कहा जाता है कि हम जो ट्रेडिशनल ट्राइब और रूरल लिविंग जो वहां की प्रजातियां हैं उसको हम साथ में लें, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है इन्वायरमेंट को सस्टेन करने के लिए। ये कुछ क्राइटेरिया थे बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। स्ट्रक्चर क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, एक तो कोर एरिया होते हैं, एक होते हैं बफर जोन और ट्रांजिट जोन्स। ये थोड़ा सा अभी काफी डीप में है, बट मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कोर एरिया क्या होता है, मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। और इसमें क्या होते हैं, सारे टाइप की एंडेमिक प्लांट और एनिमल स्पीसीज होते हैं, और ये ह्यूमन इंटरफेरेंस से क्या होता है, फ्री होता है। और ये किसके तहत आया, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 1972 के अंदर हमारी पार्लियामेंट में। इसके तहत ये जो है कोर एरिया डिफाइन हुए। बफर जोन जो इस कोर जोन को सराउंड करता है चारों तरफ, जहां पे रिसर्च और एजुकेशनल एक्टिविटीज को हम इंकरेज करते हैं।
और फिर होता है थर्ड होता है ट्रांजिशन जोन। ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। तो इट इज ए जोन ऑफ द कोऑपरेशन एंड ह्यूमन वेंचर्स। अब बात आती है बायोस्फीयर रिजर्व्स के क्या फंक्शन है। सबका अगर हम बात करते हैं ना डीप में, एक ही बात आती है, क्या आती है? वो कंजर्वेशन। वो कंजर्वेशन क्या है? जेनेटिक रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, एंडेमिक स्पीसीज का कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और लैंडस्केप का कंजर्वेशन, ताकि वहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। फिर आता है लॉजिस्टिक सपोर्ट भी बड़ी जरूरी है। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं? हम रिसर्च एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे लोड ऑफ द रिसर्च, बहुत सी रिसर्च चल रही है इन द फील्ड ऑफ द हर्बल मेडिसिन में, इन द फील्ड ऑफ प्लांट टेक्सोनोमिस्ट आर देयर, जूलॉजिस्ट आर देयर, इन्वायरमेंटल एजुकेशन की बात करनी है तो बायोस्फीयर रिजर्व की बड़ी इसको संभालना बड़ा जरूरी है। नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम लोग ये नहीं करते तो हम अपनी बात, जैसे अभी पेरिस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, तो क्यों हम बात करते हैं? अब बात पाकिस्तान की तरफ जाए तो वो लोग क्या बात करते हैं? उनके पास कोई बात करने के लिए है नहीं। लेकिन इंडिया किस बात पे करता है? वी आर वर्किंग ऑन द हाउ वी कैन कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। हम बात कर रहे हैं, हम अपनी कार्बन क्रेडिटिंग सिस्टम को माइनस करने की बात कर रहे हैं। अभी व्हीकल पे क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि इसको आप डीजल में बंद करो, आप पेट्रोलियम करो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करो। क्यों करो? क्योंकि पोल्यूशन कम हो, बायोडाइवर्सिटी हमारी ज्यादा बढ़े, हमारा टेम्परेचर कम हो, हमारा कार्बन कम हो। तो कार्बन क्रेडिटिंग सिस्टम्स में ये बहुत सी चीजें हैं, कहीं ना कहीं से इनका रिलेशन जो है जंगल की तरफ आता है, फॉरेस्ट की तरफ आता है, और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये जो सारी जो बातें जो डिस्कस की हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी नेशनल और इंटरनेशनल कंजर्वेशन को हमारा जो बात करते हैं उसको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, और इसको एक मैसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड को कि यस, इंडिया इज समथिंग डूइंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये मैंने जो अभी जोन्स डिस्कस की, ये कुछ उसके बारे में एक फिगर है। दिस इज द बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है? समय काफी हो गया है, इसमें मैं बात नहीं करूंगा। अलग अलग टाइप्स के हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है इंडिया के अंदर। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आप बहुत से बायोस्फीयर रिजर्व का नाम ना लेते हुए मैं कुछ का नाम लूंगा, जैसे नंदा देवी उत्तराखंड में आपने सुना होगा, मनहास असम में आपने सुना होगा, पंचमरी है मध्य प्रदेश में, ये आपने बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा, आपने नीलगिरी सुना होगा तमिलनाडु केरला में। ये सबसे पहले, मतलब बहुत पहले, काफी पुराना जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको नाम दिया गया था। अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी एक गल्फ जो है, इसको नाम दिया गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये यूनेस्को ने इंट्रोड्यूस किया था, ये मैं आपको बता चुका हूं, और इंटरनेशनल लेवल पे 686 बायोस्फीयर रिजर्व 122 कंट्रीज में चल रहे हैं। 20 ट्रांसबाउंडरी साइट्स हैं। ट्रांसबाउंडरी साइट्स मीन इंटरनेशनली, हम लोग नेशनल की बात करते हैं लेकिन ये इंटरनेशनली चल रहा है। चाहे वो ब्राजील की बात करें, इवन अफ्रीकन कंट्रीज में बात करें, यूरोपियन कंट्रीज में बात करें, और एशियन कंट्रीज में बात करें, तो ये सब थोड़ा सा आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कितने देशों के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है साइट चल रही है। ये वही है 1971 में मैं इसको बता चुका हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। दिस इज द मैप व्हिच इज शोइंग द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। दिस इज कोल्ड डेजर्ट, आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, नंदा देवी उत्तराखंड में। अब आप नीचे नीलगिरी में आ जाइए, केरला से ऊपर साइड में, रन ऑफ कच्छ में, आप गुजरात के अंदर जाइए, ये जितने भी रेड मार्क हैं, दीज आर ऑल बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। अब बायोस्फीयर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट एक्शन प्लान जो है, खास करके मैनेज बायोस्फीयर कमेटी के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। भाई इसको मॉनिटरिंग भी तो बहुत जरूरी है ना। मॉनिटरिंग इसका मैनेजमेंट, इसकी इंस्पेक्शन, तो इसकी इंस्पेक्शन इंटरनेशनली की जाती है, और इंटरनेशनली ये
अलग अलग कंट्रीज में जो प्रोग्राम चलते हैं उनको मॉनिटर करता है, और उस देश के अंदर वो मॉनिटर करते हैं, स्टेट लेवल पे चल रहे हैं, और स्टेट लेवल क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों को मॉनिटर जो है करते हैं बायोस्फीयर कंजर्वेशन प्रोग्राम के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड, these are some points expecting that टाइगर रिजर्व जो है, ये एक लिस्ट है 1973 से लेकर के 2000 तक की लिस्ट जो है ये दी हुई है। कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन से स्टेट्स में है, कितना एरिया है। जैसे 1973 और 74 में क्या हुआ था, बांदीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया था, खास करके कहां पर, कर्नाटक में। एरिया था, टोटल एरिया 866 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे ज्यादा एरिया था 3568 एरिया अंडमान आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर, जो बनाया गया था 1982 और 83 में। तो दिस इज अ लिस्ट शोइंग द डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स। टाइगर प्रोग्राम जो है उसको रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किए गए थे। अब एक बात जो बहुत आती है इको टूरिज्म की। इको टूरिज्म जो वर्ड है, दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड टूरिज्म। डॉक्टर साहब आवाज ऑडिबल, आई एम ऑडिबल ना? हाँ सर, बिल्कुल आवाज आ रही है। Okay. So, eco-tourism, this is the word which has derived from the tourism. और tourism किसको बोलते हैं? Tourism अगर एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो घूमना फिरना। घूमने के लिए आप कहाँ जाते हैं? आप बहुत अच्छी जगह के लिए जाते हैं, ब्यूटीफुल प्लेसेस में जाते हो, धार्मिक स्थलों में जाते हो। धार्मिक स्थलों में जैसे रिलीजन टूरिज्म प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आप बहुत टेम्पल्स में घूमने जाते हो तो दैट इज अ रिलीजन टूरिज्म। जैसे आप उच्च बात करते हो, महाकाल। और इको टूरिज्म का मतलब ये है कि ये एक इंटरनेशनल इको टूरिज्म सोसाइटी ने इको टूरिज्म की डेफिनेशन की। वो क्या डेफिनेशन थी? अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू द नेचुरल एरिया दैट कंजर्व द एनवायरनमेंट। सिंपल कि ऐसे नेचुरल एरिया में घूमने के लिए जाना, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस एनवायरनमेंट को देखें, प्रकृति को देखें और उसको कंजर्व कर दें, लोगों को हम बताएं। आपने देखा होगा, आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से कई बार आप जाते हैं, यस मॉम वी वांट टू गो फॉर ऊटी के लिए जाते हैं बहुत से लोग उत्तराखंड में मंसूरी के लिए जाते हैं। तो ये मंसूरी या ऊटी या जम्मू कश्मीर या ऐसे बहुत से खूबसूरत जो हिली प्रदेश जो क्या है, ये तो नेचुरल एरिया है, नेचुरल पहाड़ी है ना। तो वहां से ये वर्ड चला है, वहां पे आप इको टूरिज्म मेंटेन करें। इको टूरिज्म मींस कि कम वहां आप उसको बिजली को सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करें। आप वहां पर उस चीज लेने के लिए आप उसको कैसे नेचुरली एनवायरनमेंट है, आप उसको कैसे, और ये क्या करता है, लोकल पीपल को सस्टेन करता है, और इसमें इंटरप्रिटेशन और एजुकेशन भी है। फिर इको टूरिज्म की डेफिनेशन प्रोवाइड की थी ऑस्ट्रेलियन नेशनल इको टूरिज्म, ऑस्ट्रेलिया की एक सोसाइटी है, उन्होंने क्या कहा था, इको टूरिज्म इज इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म विद प्राइमरी फोकस ऑन एक्सपीरियंसिंग नेचुरल एरियाज। सॉरी, सो मींस हम इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, जिसका प्राइमरी मोटिव क्या है, जिसका क्या है कि नेचुरल एरिया को एक्सपीरियंस करना और एनवायरनमेंट के बारे में हम लोगों को महत्व बताना, और हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, और फिर उसको एप्रिशिएट करना। और जब हम सेंसिटाइज हो जाते हैं, कई बार ऐसा नहीं होता, आप देखते हो घरों में कोई ऐसी बात सुनते हो या कुछ ऐसी बड़ी खूबसूरत सी पहाड़ी देखते हो या बहुत खूबसूरत से फूल देखते हो, आप बिल्कुल सेंसिटाइज हो जाते हो, ऐसे आपके रोए से खड़े हो जाते हैं, तो मींस इट मींस यू आर सेंसिटाइज। और इफ यू आर सेंसिटाइज, और सेंसिटाइज कब हो गए, व्हेन यू रियलाइज। तो मैं ये एक आप सभी से एक बात करना चाहता हूं, व्हेन यू रियलाइज the beauty of the environment, then you sensitize for the conservation of the environment। ये एक बात बड़ी आती है। तो इको टूरिज्म क्या है?
हमारी कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करता है, इन्वायरमेंटली हम कैसे रिस्पेक्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। और सबसे मेन बात है कि जो विजिटर्स आते हैं या वो विजिटर जो होस्ट होते हैं, उनको बड़ा पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके, हमें देखिए ऐसा लगा और हमने अपनी बातें शेयर करते हैं। तो EcoTU to protect the sensitive environment locations and raise awareness on local environment and social delicate issue। तो अगर हम अभी आने वाले वक्त में इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, आप इको टूरिज्म में सिंपल सी बात बताऊं, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट में गए, वो तो एक बड़ी भीड़ भाड़ के एरिया में, लेकिन आप बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट में गए थोड़ा सा दूर हटके हैं, तो वहां उसने कुछ हट्स बनाई हुई है, और हट्स मींस जो ग्रास और इनसे बना हुआ है, और नेचुरली मैंने एक देखा वहां पे कूलर की बजाय उसने एक वो वाटर की ट्यूब लगाई हुई थी, चारों तरफ से पानी गिर रहा था, और जो बाहर से जो गर्म जो हवा, हॉट एयर इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, और जब अंदर से पास हो रही थी, जब वो पानी उन झाड़ियों से उस जो झोपड़ी के चारों तरफ वो उस घास के ऊपर गिर रहा था, उससे जो हवा पास हो रही थी, वेरी कूल और एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो दिस इज आल्सो ए कांसेप्ट ऑफ द इको टूरिज्म। बिजली का बहुत कम इस्तेमाल हुआ और इको टूरिज्म नेचुरल एरियाज को प्रमोट करता है। और फिर एक बात आती है, इको टूरिज्म इनकम अपॉर्चुनिटी करता है लोकल पीपल के लिए और गवर्नमेंट के लिए। इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो लोकल पीपल की बात मैं कर रहा हूँ, आई वाज इन शिमला फॉर ए रिफ्रेशर कोर्स, एक हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में है, लास्ट 2014 के अंदर। वहां पे देखा कि हर घर में वहां पे एक उन्होंने अपने आप को इको टूरिज्म टाइप से वो डेवलप किया हुआ है रूम। तो होटल की जरूरत नहीं है, वहां पे आप जाइए, आप यू पे और यू बिल्कुल आप घर जैसा आपको खाना मिलेगा वहां पे, आपको वैसे ही प्रकृति वहां पे हर एरिया, हर प्लेस, गांव भी है बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि वो एक नेचर ही ऐसी है। तो उस नेचर को अगर इको टूरिज्म बाय द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, बाय द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल अगर इस तकनीक है, तो हम नेचुरल प्रिजर्व कर सकते हैं एनवायरनमेंट को। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ध्यान करना है कि हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी देखना है। ऐसा है पॉलीथीन जनरेशन और ये चीजें ना हो, इन चीजों को थोड़ा सा फिर अलग पॉइंट हो जाता है, इसको हम मेंटेन करके चलना है। सो आई थिंक इको टूरिज्म में और बहुत है कहने को, लेकिन आई थिंक यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ इको टूरिज्म। अब बात आती है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात। हमने बायोडायवर्सिटी से स्टार्ट की, बायोडायवर्सिटी क्या है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ की बात निकल के है, उसके बाद से नेशनल पार्क से होते हुए वाइल्ड लाइफ को घूमते हुए फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व में होते हुए और फिर इको टूरिज्म की बात करते हुए हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हमने दोनों टाइप की बात करी, XT2 की बात करी, XC2 की बात करी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की क्या ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कि कौन सी बॉडीज है जिसको प्रोटेक्ट करती है, इसके साथ से रिलेटेड कौन सी। तो बहुत सी नॉन गवर्नमेंटल हमारे पास नेशनल भी है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो बहुत डेडिकेटली एक्टिवली काम कर रही है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। जैसे प्रोफेसर वर्मा साहब, आपके हेड साहब जो है, ही इज डूइंग वेरी गुड वर्क फ्रॉम द सोसाइटी, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड सोशल एसोसिएशन जो सोसाइटी है सर की, बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे एनवायरनमेंट की फील्ड में, साइंस के क्षेत्र में, तो ये है एकेडमिकली काम कर रहा है, हो रहा है। तो दिस इज आल्सो सोसाइटी। तो ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये सोसाइटी में क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ द एकेडमिक प्रोटेक्शन की बात मैं कहूंगा, इसको एकेडमिक कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं सर। लेकिन ऐसे ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात सब उसका है एक सबसे पुरानी जो अगर हम बात करें, क्या प्रोग्राम 1883 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये हिस्ट्री में हमारे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के नाम से थी। और उस वक्त क्या था, उस वक्त कुछ देश जो थे इकट्ठे थे, पाकिस्तान तो था ही ना उस टाइम। तो ये क्या करती थी, इट इज ये क्या करती थी, कलेक्ट करती थी सारी इंफॉर्मेशन और स्पेसिमेन जितने भी फोना है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स
ये स्पेसिमेन प्रोवाइड करती थी, उनको आइडेंटिफाई करती थी, उन पे रिसर्च करती थी और फिर उनकी लिस्ट बनाती थी और उन पे स्टडी किया करती थी। और नॉट ओनली इंडिया, बर्मा की वो स्टडी करते थे, म्यांमार जिसको आज हम बोलते हैं, एंड सिलोन भी। और इसके बाद आई वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये कब बनी? 1958 में। और इसके बहुत से ऑब्जेक्टिव थे और मेन ऑब्जेक्टिव था वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। देन एक वर्ल्ड वाइड फंड WWF है जो इंटरनेशनली हम बात करते हैं, लेकिन इंडिया में भी बना, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये क्या था? ये इंडिया ने 1969 में लॉन्च हुआ और जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज में के नाम से ये संस्था बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में। बहुत पुरानी संस्था है, 1969 में, मतलब आजादी के बाद की। और फिर WWF इंटरनेशनल 1969 में बना, जिसको हम बात करते हैं, एक शहर है, सिटी है, ग्लैंस, which is situated in the Switzerland, and it is control, जितने भी इंटरनेशनल ट्रस्टीज है, इसके बोर्ड्स को वो कंट्रोल करता है। और ये सारे जितने भी टोटल कंट्रीज है वर्ल्ड के अंदर, उनको अपील करता है कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करते हैं, और सारे सोसाइटी से ये कनेक्टेड है। और फिर इंडिया में एक WWF है। ये क्या था कि इसमें 8 ट्रस्टीज थे। सबसे जो पहले जो बोर्ड बना इसका, दैट हेडक्वार्टर वाज फाउंड इन मुंबई। और इसको बहुत ज्यादा इस सोसाइटी ने, जो आज प्रोजेक्ट टाइगर जो हम देख रहे हैं, इतना अच्छा सरवाइव कर पाया है, ये इसी संस्था की बदौलत है। और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स को भी इसने क्या है, इसको प्रोटेक्ट किया। अब बहुत सी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ये है कि बहुत से वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाए गए हर समय समय पर अलग अलग स्टेट में। और वो कहां से बने? यूनियन गवर्नमेंट फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, हमारी पार्लियामेंट के थ्रू पास हुई। अब कौन कौन से एक्ट थे जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं? बहुत से कानून है जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में सजा, रास्ता भी, ऐसे बहुत से प्रावधान किए गए हैं। आपके तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है। और अभी आने वाले वक्त में यहीं पे ही एक कोर्ट छोटा होता है जिसको बोलते हैं पर्यावरण अदालत। और आने वाले वक्त में पर्यावरण की अदालतें भी अलग लाई जाएगी, जिसमें इन्वायरमेंटल लॉज की बात होती है। जैसे आपने जंगलात के अंदर कोई ट्री काट दिया, आपने देखा होगा कि किसी को कोई अगर शहर में कोई वृक्ष काटना है अगर पेड़ के, तो उसको आपको इजाजत लेनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड से, फॉरेस्ट से। तो ये किस बात पे आता है? ये आपके वाइल्ड लाइफ एक्ट की तहत आता है। तो ये वाइल्ड लाइफ एक्ट इंडिया के हैं। अच्छा, वाइल्ड लाइफ एक्ट इंडिया में ये जरूरी नहीं है, हम सिर्फ यही जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में हुआ और इसको बाद में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया 1983 में, 1986 में, 1991 में। लेकिन बहुत से एक्ट भी हैं वाइल्ड लाइफ रिलेटेड है, ये आजादी से पहले भी थे, ब्रिटिशर टाइम्स में भी थे, क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को, तवज्जो को पहचाना कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उनमें से मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है 1873 में बनाया गया। देन कम्स 1879 में ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया गया। आपने देखा होगा हाथी बहुत से तस्करी होती थी, एंड a lot of the movies has been you can say made by our film industries to show how the wildlife has been affected. For example, we can say that Hathi Mere Saathi, जिसमें राजेश खन्ना, the story revolves around the wildlife you can say trade. और एक बहुत सी एक वाइल्ड लाइफ पे एक वो बात थी कि एनिमल लवर के बारे में जो बात थी, दैट इज ए तेरी मेहरबानी। आई थिंक यू ऑल हैव बीन सीन, अगर नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। फिर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट 1912 में ये बात की गई कि कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है।
ये साइबेरिया से जो बर्ड आते हैं, हम पहले लोग राजा या महाराजा लोग ऐसे शिकार करने जाते थे, वो अलग बात थी, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सलमान खान, दैट वाज बहुत अच्छे बड़े जबरदस्त एक्टर है, उनको भी एक केस चला था वाइल्ड बर्ड्स के लिए। कैन एनीबॉडी टेल मी कौन सा बर्ड था वो? डियर सर, डियर काला हिरन, काला हिरन था। तो वो कहाँ पे था? राजस्थान, जोधपुर राजस्थान, राजस्थान में था। तो वो उसी के तहत वो सजा हुई थी। वो अलग बात है, हम उसमें बात नहीं करते हैं। फिर उसके थ्रू है वो सजा जो हुई थी, फिर उसका केस चला। तो ये वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट ही था। फिर बाद में 1972 जो है ना, इसी के तहत वो चला। एंड बंगाल राइनोसोरस प्रिजर्वेशन 1932 में असम ने भी राइनोसोरस प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया। नेशनल पार्क्स और सेंचुरी और जूलॉजिकल गार्डन को एस्टैब्लिश किए थे, ये हम गवर्नमेंट ने लोग बनाए थे, उसी के तहत उस प्रोटेक्शन को करने के लिए बनाए गए थे। और फिर नेशनल पार्क में और वहां पर आप शिकार करते हैं तो भाई फिर कानून का भी तो कुछ हक बनता है नहीं, तो आपको सजा देने के लिए। तो इंडिया एक सबसे एक इम्पोर्टेंट बात थी, शायद बहुत से स्टूडेंट्स को पता ना हो, कि इंडिया बिकम ए पार्टी ऑफ द साइट्स। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो खत्म होने वाली स्पीसीज है, अगर उनका ट्रेड करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मार करके उसका व्यापार किया जाता है, जैसे हाथी दांत है, उनका व्यापार करते थे, हाथी दांत से बड़ा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट बनते थे। तो 1976 में इंडिया की एक पार्टी बना ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यूएन। क्यों इंडिया बना? कि इंडिया वाज द मेंबर एंड द पर्सन की इंडिया एज ए जज की हैसियत में वहां पे अपने आप को कि हाउ वी कैन मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन में एज ए इंडिया एक पार्टी हुआ। देन इंडियन नेशनल मैप बायोस्फीयर प्रोग्राम, ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रोजेक्ट टाइगर का हुआ था जो 1973 में, इंडेंजर्ड स्पीसीज थी। क्रोकोडाइल का भी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था क्रोकोडाइल को सेव करने के लिए 1954 में। और आपने बहुत से ऐसे जू देखे होंगे जहां पे आप क्रोकोडाइल भी हैं, जैसे ग्वालियर के अंदर भी आई है सीन। लायन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था 1974 में। और फिर लास्ट में एक आता है 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कि कैसे फॉरेस्ट को हमने जंगल में बर्बाद होने से उनको बचाना है, और उसका संशोधन किया गया 1988 में। और इसके बाद बना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, जिसको अभी रिसेंटली 2016 में इसको वो किया गया। और फिर नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी बनी 2006 में। एजुकेशन पॉलिसी तो अभी 2020 में ही जो आई है, जिसी के तहत जो है डॉक्टर साहब जो है ये अभी सीरीज जो अभी ये चल रही है। फिर इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ सबसे पहला, इस जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहला एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बना था, और ये बना था 1952 के अंदर। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। फिर बाद में उसको क्या नाम उसका परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, IBWL, मतलब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इसकी फर्स्ट मीटिंग में यही बात की गई, इस टाइप के कैसे हम कानून बनाया जाए कि इंडिया के अंदर हमने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे करना है। इंडियन बोर्ड वाइल्ड लाइफ के क्या फंक्शंस थे, ये मैं आपको जल्दी बता देता हूं कि सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को, जितने भी स्टेट है, चाहे हम यूपी की बात करें, उत्तराखंड, केरला, उसको एडवाइस करना उनकी काउंसिल को कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन को कंट्रोल करें और कैसे हम उसको कंजर्वेशन को प्रमोट करें। नेशनल पार्क को और प्रमोट करने के लिए एडवाइस करें, सेंचुरीज को हम और उसको प्रोत्साहन दें, जूलॉजिकल गार्डन्स को हम और प्रोत्साहन दें, और गवर्नमेंटल पॉलिसी को एडवाइस करें जो लिविंग एनिमल्स, स्किन्स और फर और फीचर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इनकी तरफ से हम गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोवाइड करें कि इनकी अगर ऐसा होता है तो उनकी सजा याफ्ता हो सके कानून के तहत, और इस टाइप की एक्टिविटीज ना हो।
थ्रू द ऑफिसर अपॉइंट करके, जो हम IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के थ्रू होती है। और इसके बाद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंट्री में कैसे हमने करना है, इसकी प्रोग्रेस को देखते हुए और इम्प्रूवमेंट को देखते हुए, और वाइल्ड लाइफ में पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि लोग जो है इन्वायरमेंट के तरफ जो है सेंसिटिव हों, वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करें। और मैं आपको बताऊं, वाइल्ड लाइफ अगर जानना है, ऐसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जानवर हैं who are very close to you, बहुत से ऐसे हैं जो आपके बड़े वफादार होते हैं। तो इंसान और इंसान को तो आप समझ सकते हैं। तो प्रमोशन फोरम में अगर देखा जाए तो अकेलापन जो है लोगों के अंदर, ये वाइल्ड लाइफ जो प्रकृति प्रेमी है, नेचर लवर है, उनको कोई कभी टेंशन नहीं होती है, दे फील वेरी रिलैक्स। और सबसे खास बात, एक मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि कैसे हम वाइल्ड लाइफ सोसाइटी को बनाने में कैसे हम गवर्नमेंट और लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, और गवर्नमेंट को भी प्रोत्साहन मिलता है कि हमारे लोग बहुत सेंसिटिव हैं, तो हम कैसे इस दिशा में और काम करें। क्योंकि देखा जाए तो गवर्नमेंट भी क्या है, वो हम लोग भी तो है। बाकी कंजर्वेशन अप्रोच की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल टेरिटरीज, अंतरराष्ट्रीय करण में बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड है एंडेंजर्ड स्पीसीज में वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की 1973 में बनाया गया था। एक CBD कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 1992 में। माइग्रेटरी स्पीसीज से भी एक कन्वेंशन बना था कि जो पृथ्वी पर रहने वाले या जल में रहने वाले या माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है, उनको हम कैसे कंजर्व करें, ये बात हुई थी, कन्वेंशन हुई थी। और एक होता प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फूड और एग्रीकल्चर के लिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन भी इसी के तहत हुआ था, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन, जिसको IPPC बोलते हैं। बेसिकली इसका काम क्या था, प्लांट पेस्ट और एप्रिशिएट मेजर, उनकी कंट्रोल को कैसे हम उसको करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बहुत सी और बातें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द टाइम आई थिंक आप मुझे सबको उम्मीद है, सब बच्चों को शायद जितना मेरे से कोशिश हुई, मैंने उनको अपने थोड़े से कम शब्द हिंदी में बताने की कोशिश की है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। बच्चों के लिए क्वेश्चन का टाइम हो गया है। बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछें। मन में कोई, किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो पूछना हो आप लोगों को बच्चों। हेलो हेलो जी बोलिए सर। बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है और जो नेशनल पार्क है, वह दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती हैं। दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि किसी में लोगों का पार्टिसिपेशन भी होता है, लोकल कम्युनिटीज का भी पार्टिसिपेशन होता है, बट ड्यूरिंग द क्या होता है, अंडर द पब्लिक कंट्रोल और जो अथॉरिटी होती है। ठीक है, और दोनों का मेन फंक्शन ये है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। जैसे नेशनल पार्क में जैसे टूरिज्म होता है, वो परमिसिबल होता है, वाइल्ड लाइफ में भी परमिसिबल होता है। ठीक है, तो इस टाइप एक्टिविटीज होती है विद द कुछ रूल और रेगुलेशन के साथ। सर थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर कर देंगे क्या? कम समझ में आ रहा है। देखिए, बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ है, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ भी गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है, हंटिंग दोनों नहीं होती, लेकिन किसी जगह में हम अंदर जा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ दैट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंटर्स में नहीं जा सकते, हंटिंग इस टाइप से दोनों में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पीसीज है उसको हम कैसे कैसे वो कर सकते हैं। तो ऐसे आप इसको पढ़ोगे ना, इसको आप एक बार डिटेल में आप इसको पढ़ो पहले, तब आपको इस चीज में समझ आएगी। राइट, ठीक है, ओके ओके सर। और बच्चों, किसी और कोई क्वेश्चन पूछना हो?
क्वेश्चंस? सर हॉटस्पॉट एरिया थोड़ा सा बता दीजिए। हॉटस्पॉट एरिया, हॉट एरिया सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हॉटस्पॉट होते क्या है। हाँ सर। Hotspot area, hotspots are those areas which have a rich biodiversity, right? जैसे hotspots, अगर इंडियन बायोडाइवर्सिटी की हम बात करें तो खास करके ओरिजिनली आइडेंटिफाइड ये हुए थे नॉर्मन मायर्स के 1990 में, और हॉटस्पॉट्स को इन साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये ऐसे एरिया है जहां पे सीरियस थ्रेट है ह्यूमन एक्टिविटीज की। ये यहाँ पे रिचनेस तो है स्पीसीज की, मतलब प्लांट्स की, एनिमल्स की, लेकिन यहाँ पे थ्रेट भी है मैन की। तो ऐसे एरियाज को हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं। और अगर इंडिया में अगर ऐसे बात करें तो देयर आर ए लॉट ऑफ, जैसे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इसमें अन्नामलाई और हाई रेंज हिल्स में है। नीलगिरी, साइलेंट वैलीज, ये हॉटस्पॉट्स में आ जाता है आपका। पेटोकी असम के अंदर, अरुणाचल, सिक्किम में, हिमालयस के अंदर इस टाइप के आते हैं आपके। तो ये इसको बोलते हैं आपका हॉटस्पॉट्स। तो इंडियन बायोडाइवर्सिटी में हमने कैसे इसको कंजर्व करने रखना है। और बच्चों और कोई क्वेश्चन? मोटे तौर पर समझिए कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब हो गया जहां बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया। थैंक यू सर। जहां पे रिचनेस है स्पीशीज की। हाँ, रिचनेस ऑफ स्पीसीज। और कोई? ठीक है सर, बहुत मुझे अच्छा लगता लगा है सर। अरे लगभग आपने सर 2 घंटे किसी को पूछना है कुछ? 2 घंटे तक सर आपने एक्सटेम्पोर लेक्चर दिया है सर। अब हमें नहीं लगता कि किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन बचा होगा। इतना विस्तार से जानकारी दिया, हमने भी अपना ज्ञानवर्धन किया और हमारे बच्चे निसंदेह इससे लाभान्वित हुए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह 10 दिवसीय लेक्चर सीरीज का आयोजन किया जा रहा है वो अपने उद्देश्य में पूर्ण हुआ होगा या पूर्ण हो रहा होगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों का मार्गदर्शन किया और वाइल्ड लाइफ के बारे में, सेंचुरीज के बारे में, पार्क के बारे में, इको टूरिज्म के बारे में विस्तार से जानकारी दिया कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सभी बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार। और बस हम तो इतना ही कहेंगे कि आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। तो जूलॉजी डिपार्टमेंट, राजकीय महाविद्यालय सैदाबाद प्रयागराज आपका आभार व्यक्त करता है। साथ ही साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाभ या ज्ञान अर्जन किया है, वो भी बधाई के पात्र हैं कि वो भी इतनी देर से इससे जुड़े हुए। बच्चों के लिए एक जरूरी सूचना है कि कल बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री पर लेक्चर होगा और ये प्रोफेसर A.K. पांडे का होगा, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। तो कल उनका लेक्चर है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी बायोकेमिस्ट्री पर लेक्चर है। और डॉक्टर अशोक कुमार का जो लेक्चर होगा वो 5 तारीख को होगा। तो कल 2 तारीख को प्रोफेसर A.K. पांडे सर का लेक्चर होगा बायोकेमिस्ट्री पर। सर आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और आपने अपना कीमती समय दिया। और उम्मीद करते हैं कि हमें और हमारे महाविद्यालय को, हमारे बच्चों को जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको याद करेंगे और आप सहर्ष हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सारे बच्चे आपके लिए अच्छा कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सबका ज्ञानवर्धन हुआ, बच्चे हमारे लाभान्वित हुए। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। और आप झांसी आए कभी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू।